नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, तो आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे और हिस्ट्री जो होगी वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो आधुनिक इतिहास है बेसिकली उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। 1757 ईस्वी ऐसा समय काल जिसमें प्लासी का युद्ध होता है। 1950वां समय काल जिसमें भारत देश जो है उसका संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो वहां तक अपने को पढ़ना है। अब इन बीच में क्या हुआ, बेसिकली आप देख 1757 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों का दबदबा जो था वो भारत में बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी भारतीय परिवेश में या भारत के विभिन्न इलाकों पर अंग्रेजों ने जीत दर्ज करना शुरू कर दी। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को मनोशक्ति मिलती है, मनोबल उनका बढ़ता है और वो भारत पर अब राजनीतिक दृष्टि से भी आप देखते हैं कि एक वर्चस्व जमाने का प्रयास करते हैं। बंगाल, उड़ीसा, मतलब बंगाल हो गया और कलकत्ता वाला एरिया हो गया, इन सभी पर अपना कब्जा करने शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके फिर आपका दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, इन दो युद्धों के बाद से आप देखते हैं कि मुगल एम्पायर एकदम से ढह चुका था। भारत में छोटे छोटे जो राजा थे सभी लोग अंग्रेजों के समक्ष जो है कहीं ना कहीं पे अपने घुटने टेक चुके थे। और ऐसे में क्या हो रहा था, जो जिन्होंने नहीं घुटने टेके उनके लिए तमाम प्रकार की नीतियां बना करके इधर उधर करके ये लोग किसी को मिला करके, जिसको जानते थे जिस राजा से नहीं जीत पाएंगे अंग्रेज लोग, उससे जो आकर के मिल जाते थे और दूसरे राजा को हरावा देते थे। अपने राजा से ही लड़वा करके फूट डालो राज करो। अकेले सामना कभी करते नहीं थे। दो राजाओं को मिला करके किसी एक राजा को हरवा देते थे, फिर उनसे संधि, किसी से बैर किसी से मित्रता करके इस तरीके से आपस में लड़ा भिड़ा करके अंग्रेज लोग जो है 1757 ईस्वी के बाद से आप देखते हैं कि यहाँ पर एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। उसके 100 सालों के बाद में 1857 ईस्वी का समय आता है और उसमें एक क्रांति होती है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। उस क्रांति के बाद से आप देखते हैं अभी तक कंपनी का शासन था, तो 100 वर्षों तक बेसिकली 1757 से लेकर के 1857 तक 100 वर्षों तक कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने शासन किया। लेकिन उसके बाद में 1857 ईस्वी में जब क्रांति होती है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है, इसके अलावा आपके और जैसे बहादुर शाह जफर और तमाम प्रकार के और विद्वान, तमाम प्रकार के और जो है महाबली राजा महाराजा, तमाम सारे लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। लेकिन जो है कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, तो इन सभी को चूंकि नेतृत्व एक नहीं मिल पाया, कोई एक नेता नहीं मिल पाया जो इन सभी का तालमेल बैठाए कि किस तरीके से युद्ध करना है। तो उसी वजह से आप देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का था 1857 की क्रांति, वो असफल रह जाती है। तो उसके बाद में आप देखते हैं कि 1858 का अधिनियम बनकर के आता है ब्रिटेन से, और अब जो है कंपनी के शासन को छीन करके अब ब्रिटिश क्राउन सीधे अपने हाथों में भारत की सत्ता को ले लेती है और इस तरीके से भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। यहीं से आप देखते हैं कि अब भारत पर पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पे ब्रिटेन का एक जो है ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की सरकार का यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, उसको 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो व्यापार भी की, एकाधिकार व्यापार पर कर लिया और जितने भी प्रतिद्वंदी कंपनी थी सबको यहाँ से भगा दिया। और उसके बाद में जब व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो गया उसके बाद में खूब ज्यादा धन कमाया। उसके बाद में फिर मतलब की राजनीति करने लगी, दुर्ग किला वगैरह बनाने लगी कंपनियां, और इस तरीके से फिर युद्ध वगैरह लड़ करके जीते और तमाम प्रकार की चीजें, तमाम प्रकार के राजाओं को अपने में मिलाते रहे और किसी से फूट डाली, किसी को मिला लिया, किसी से युद्ध किया। इस तरीके से इन लोगों ने सत्ता को बढ़िया तरीके से बना लिया था। बनी बनाई सत्ता को जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने सोचा कंपनी ने बना ही दिया, हम इसको छीन लेते हैं अपने हाथों में, और इस तरीके से ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने जो है सत्ता ले ली अपने हाथों में भारत की। तो इस तरीके से 1857 से लेकर के 1947 तक अपना देश जो है अंग्रेजों की यानी कि जो अंग्रेजी सरकार है उसके गुलाम रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम 100 वर्षों तक रहा। फिर उसके बाद में फिर 100 वर्ष तक आप देखते हैं इसमें गुलाम रहा। तो कहीं ना कहीं पे लगभग 200 वर्षों तक जो है अपना देश बेसिकली गुलाम रहा। एक जो व्यवस्थित तरीके से गुलामी जिसको कहते हैं, यानी 1757 से लेकर के आप देखेंगे 1947 तक अपना देश आजाद हुआ, तो मतलब 200 साल लगभग मान सकते हैं। तो इन सालों में इन्हीं इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए, क्या क्या चीजें हुई, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ठीक है, इस दौरान क्या क्या चीजें हुई सब कुछ आपको बताएंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 2026 से 27 के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास है जिसमें हम
अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस को जो पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, हमारे 2 चैनल और हैं, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर, एक का नाम है बीए के लेकर। दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, क्योंकि उसी समय उन्हीं दिनों ब्रह्म समाज की भी स्थापना हो गई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है। तो ये सब भी एक समाज में चल रही घटनाएं थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, इसीलिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया, परमात्मा, इसका ब्रह्म समाज के सामाजिक सिद्धांत बताएं। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1828 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी बेटा? राजा राम मोहन राय, लिख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। देखिए, ब्रह्म समाज को बेटा पहले किस नाम से जानते थे? आत्मीय सभा के नाम से जानते थे। ठीक है, आत्मीय सभा। जब इसको ब्रह्म समाज नाम नहीं दिया गया था, उससे पहले जो था ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हो चुकी थी। किसकी स्थापना हो चुकी थी? आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की अगर बात की, इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। तो आत्मीय सभा की स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी? 1815 में। बाद में 1828 में चल करके यही आत्मीय सभा का नाम बदल करके या इसमें संशोधन करके कुछ मात्रा में इसमें और चीजें अच्छी तरीके से शामिल करके 1828 में इसी को ब्रह्म समाज के नाम से जो है लोगों के समक्ष स्थापित किया गया। तो कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज जो था उसको पहले आत्मीय सभा कहते थे। 1815 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना पूर्ण रूप से हो जाती है। और उसके एक साल के बाद में ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल होते हैं, उनसे एक कानून पास करवाते राजा राम मोहन राय सती प्रथा को खत्म करने का। ठीक है, तो इसमें कहा गया सामाजिक सिद्धांत इसका यह है कि परमात्मा एक है तथा वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। यानी परमात्मा एक है और उसी के पास सब कुछ है। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत इसका यह कहता है, सामाजिक सिद्धांत, परमात्मा सृष्टि का रचयिता है और संरक्षक। यानी सृष्टि को कौन रचता है? परमात्मा रचता है, और उसका संरक्षक यानी उसकी रक्षा भी करता है। वह निराकार है, शाश्वत है, अदृश्य है और सत्य है, तथा वह कभी वो जन्म लेता है और ना ही कभी वो देह धारण करता है। यानी कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है ब्रह्म समाज। साथ ही साथ में ब्रह्म समाज जो है अवतारवाद को नहीं मानता। ब्रह्म समाज कहता है कि शरीर जो परमात्मा का जो रूप है वो किसी शरीर में नहीं आ सकता, यानी कि अवतारवाद नहीं मानते हैं लोग। ठीक है, ब्रह्म समाजी लोग। तो ब्रह्म समाज का ये, वो कहते हैं ईश्वर निराकार है, शाश्वत है, आदर्श है, जो दिखता नहीं है। बिनु पग चलाई सुनाए बिनु काना। तुलसीदास जी भी आप देखिए निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हैं। सनातन धर्म है जो कि सभी को एक्सेप्ट करता है, निराकार भी, आकार भी, साकार भी, सारे देवी देवताओं को शामिल कर लेता है अपने आप में। आप समझो, प्रकृति पूजा भी करते हैं सनातनी। तो कहने का मतलब ये है तुलसीदास जी निराकार जो है साकार दोनों का समन्वय करते हैं। तो जो ये सभा वगैरह है, तुलसीदास जी बड़े विद्वान आदमी हैं। उन्होंने कहा कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। यानी कि मुंह नहीं रहता, भगवान मुंह नहीं है, फिर भी वो जो है सभी रसों का पान करने वाले हैं। उनके पास जिह्वा नहीं है, जीभ नहीं है, फिर भी वो सारे संसार की भाषाओं को जानने वाले हैं। बिन बानी बक्ता बर जोगी। ठीक है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनने वाले हैं। ऐसे भगवान है, उनका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि आकार और साकार दोनों प्रतिमा की बात तुलसीदास जी समन्वय करते हैं। जबकि ये सभा वाले जो लोग हैं ब्रह्म समाजी, ये देह धारण करने पर का विरोध करते हैं, इसके पक्ष में नहीं है। ईश्वर की पूजा सबके लिए है, उसमें वर्ण और जाति संबंध का कोई विभेद नहीं है। ईश्वर पूजा संन्यास, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से की जानी चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई जो ज्यादा संन्यास, मूर्ति पूजा ये सब करने से ईश्वर नहीं मिलता है। आध्यात्मिक रूप से अगर आपका जो है करते हैं तो आपको मिल जाता है। धर्म का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं होता है कि सुबह नहाना है, इतने बजे नहा करके इतना ये करना है। ठीक है, ये ऐसे जो है छोटी ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं होती, बाल इतने बड़े नहीं इतने बड़े रखाने हैं, दाढ़ी यो यो कर लेनी है, मूछें खूब ऐसे ऐंठ की होनी चाहिए। ये सब तो अपने पार्ट है, ये सब खुद के लिए आप व्यक्ति कर सकता है कि भाई आप ये कपड़ा पहनोगे, वो कपड़ा पहनना है। तो ऐसे बिल्कुल भी इसमें उतना आधा नहीं मानते सभी लोग। मतलब कि ये जो ये ब्रह्म समाजी लोग हैं, ये कहते हैं कि सीधा सीधा
कि भाई इस सब बाह्य आडंबर कोई मतलब नहीं होता धर्म में या भगवान को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा की पूजा शुद्ध मन से करनी चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा के विरोधी हैं ब्रह्म समाजी लोग। अच्छा, तुलसीदास जी साफ साफ कहते हैं कि शुद्ध मन से ही पूजा करनी चाहिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चौपाई एक है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि माने यहाँ पर भगवान की बात हो रही है, यानी भगवान को छल कपट दंभ ईर्षा द्वेष पाखंड से नहीं बल्कि निर्मल मन से जीता जा सकता है। वही बात ब्रह्म समाज भी उठा करके वही तुलसीदास जी वाली बात कहते हैं। कोई अलग से बात नहीं है, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। जो सनातन धर्म है वो विराट चेष्टा, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं और तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास को अगर आपने पढ़ लिया, आप निर्गुण सगुण संत सिद्ध वेद पुराण जितना भी आपने नहीं पढ़ा सबको जान लीजिए आपको आ गया। अगर आपने रामचरितमानस नाम की एक रचना पढ़ दी जो गोस्वामी बाबा तुलसीदास की रचना अवधी भाषा में लिखी है, तो उससे सारे जितने पंथ वगैरह ब्रह्म समाज आर्य समाज सभी के सिद्धांत जो है आपको गोस्वामी बाबा तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा से ये होता है कि आपका दिमाग नहीं भटकता, क्योंकि मनम हिम चंचलम कृष्णम, मन बहुत चंचल है, कभी भी भटक सकता है। इसीलिए मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो इसलिए करते हैं, सनातन धर्म में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है इसलिए की जाती है ताकि हम एक प्रतिमा बना करके अगर पूजा करेंगे तो हमारा मन नहीं भटकेगा, हम उसी में ध्यान लगा करके बैठेंगे तो हमारा ध्यान एकाग्र होगा, चित्त होगा, मतलब चित्त हमारा एकाग्र होगा। और एकाग्र मन से अगर हम कोई चीज स्मरण करते तो भगवान तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता है, इसको सभी लोग मानते हैं। दूसरी बात ये कि मूर्तियां जो बनाई जाती है एकदम से बढ़िया बनाई जाती हैं ताकि उनको देख करके आपके मन में कामुकता की भावना उत्पन्न हो जाए। जैसे कि आप देखते माता दुर्गा की मूर्ति इतनी सुंदर इतनी जबरदस्त क्यों बनाई जाती है, फोटो आप देखते कितनी सुंदर बनाई जाती है और एकदम से युवा अवस्था की मूर्ति बनाई जाती है। बूढ़ा माता के रूप में दुर्गा जी को क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि जब आप किसी युवा स्त्री को देखें तो आपके मन में उसके प्रति माता का भाव उत्पन्न हो, उसके प्रति बहन का भाव उत्पन्न हो, उसके प्रति जो है गलत व्यवहार वाला भाव ना उत्पन्न हो। कहने का मतलब ये है जब आप ऐसी माता को मतलब खूब सुंदर बताया जाता ताकि आप उनको देख करके अपने मन में एक छवि बनाए कि हमारी माता है। ऐसे ही बस अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी है, इस सिद्धांतों पर फॉलो करने के लिए मूर्ति पूजा फोटो वगैरह बनाई जाती है ताकि आप उन चीजों को देखें जो बहुत सुंदर है लेकिन वो आपकी माता है। तो ऐसे में जब और कोई सुंदर स्त्री आपको चलते फिरते दिखेगी तो आप उस पर कमेंट नहीं पास करेंगे, आप उसको गलत निगाह से नहीं देखेंगे। इसलिए मूर्ति पूजा या मूर्ति इतनी सुंदर बनाई जाती है और युवा अवस्था में हमेशा दिखाई जाती है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा जो बताते हैं कि भाई ये गलत है, ये नहीं, कुछ गलत नहीं है। मूर्ति पूजा बिल्कुल सही है, क्लियर। लेकिन इन लोगों ने उसका विरोध किया, इन्होंने कहा शुद्ध मन से करनी चाहिए लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध कर, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को पाप का त्याग कर सभी धर्मों से सत्य को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी पुस्तक को दैवीय नहीं मानना चाहिए क्योंकि कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं होती है, हर पुस्तक में त्रुटियां होती हैं। ईश्वर पापियों और पुण्यात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब कर्म के अनुसार देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा है, अब कर्मों के अनुसार फल देता है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहि ते तस फल चाखा। अब गोस्वामी बाबा तुलसीदास से लिया है कि नहीं लिया, वो पहले लिख चुके हैं, इनसे राजा राम मोहन राय जी से पहले लिख चुके हैं गोस्वामी बाबा कि भाई पापियों और पुण्यात्माओं इनके कर्मों के अनुसार उनको फल मिलेगा। गीता में बहुत पहले बताया गया है कि कर्म जो करेंगे उसी के आधार पर आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो मनुष्य को प्रज्ञा परोपकार और पवित्रता के द्वारा ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यही बात मतलब सब कुछ तो वही चीजें हैं बिल्कुल, बस केवल मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, बाकी सब वही है। तो यही सच्चा मोक्ष है अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया। तो ये है भैया सामाजिक आध्यात्मिक सिद्धांत जो कि ब्रह्म समाज के थे, आपने समझा। ब्रह्म समाज के सामाजिक कार्य लिखिए। देखिए ब्रह्म समाज ने निम्नलिखित सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिलाना, खास करके समाज में प्रचलित जाति भेदभाव का उन्मूलन किया है। बाल विवाह और बहु विवाह तथा बाल हत्या का अंत किया है। विधवा विवाह का प्रचलन करना, छुआछूत का अंत करना, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का अंत करना, ये सब ब्रह्म समाज का रहा है। साथ ही साथ में सती प्रथा का अंत किया। तो तमाम देखिए सबसे पहली बात का विधवा विवाह का प्रचलन करवाया, क्योंकि सती प्रथा का अंत हुआ तो विधवाओं की संख्या बढ़ी, तो विधवाओं का दोबारा विवाह करवाने के लिए समाज को प्रोत्साहित किया। ठीक है,
जाति पात से संबंधित जो भेदभाव था ऊंच नीच का उसको खत्म करने का काम किया। बाल विवाह और बहु विवाह तथा बाल हत्याकांड किया, ठीक है। छुआछूत कांड किया, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, अंधविश्वास और रूढ़वादिता कांड किया। ये सब राजा राम मोहन राय जी ने किया, ठीक है। ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक रहे हैं। अगला जो विचार रहा, अगला जो सिद्धांत है वो है आर्य समाज के। दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज से। ब्रह्म समाज तो हो गया आपका। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्य समाज और उसके सिद्धांत, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी जी ने आर्य समाज के सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, और आर्य समाज के जनक है। इस ग्रंथ के अनुसार आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे कि आर्य समाज क्या कहता है? कहता है कि ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है, सब सत्य है, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उन सबका मूल परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी है सत्य या विद्या से जुड़े जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ ब्रह्म मतलब कि सब कुछ जो है उसी परमात्मा का है, उसी परमात्मा से निकला हुआ है, ठीक है। तो ईश्वर ही क्या है? एकमात्र ज्ञान का प्रमुख साधन है या प्रमुख कारण है। ईश्वर के द्वारा ही व्यक्ति ज्ञानी बनता है। आर्य समाज कहता है कि ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य है, शिवम है और सुंदर है, शाश्वत है यानी हमेशा रहने वाला है, कभी भंग नहीं, कभी नष्ट नहीं होता ईश्वर, कभी खत्म नहीं होता, असीमित है, उसका कोई सीमा नहीं है, दयावान है, सब पर दया करता है ईश्वर, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं होता है, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, अपरिवर्तनीय है, ईश्वर को बदला नहीं जा सकता है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। उस सर्वशक्तिमान जो सत्यम शिवम सुंदरम शाश्वत असीमित दयावान अजन्मा सर्वशक्तिमान अतुलनीय और अपरिवर्तनीय है, उसकी हमको पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा सत्य का ग्रहण करना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। तो सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग ये भी सिद्धांत मतलब ये भी एक जो है आर्य समाज का एक सिद्धांत रहा है। तो इस तरीके से आर्य समाज के कई सारे सिद्धांत हैं जिसके बारे में आपने समझा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, ये भी व्यवस्था आपकी जो है अंग्रेजों के दौरान रही है, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं समझने का प्रयास करें। प्रश्न भैया, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? महालवाड़ी व्यवस्था देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था जो है भूमि से टैक्स लगता था, उसी टैक्स के पैसे को कैसे लिया जाए, किस विधि के द्वारा लिया जाए, उसी को ऐसी व्यवस्था कहते हैं महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व, भू माने होता है भूमि यानी पृथ्वी, राजस्व माने होता है टैक्स यानी पैसा लेना। जैसे आप कोई भी किसान अगर भूमि पर खेती करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता था राजा को, ठीक है, या जो भी सरकारें होती थी या फिर जो भी जैसे ब्रिटेन के लोग थे तो वो भी टैक्स लिया करते थे। तो भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया था। यहाँ पर प्रति खेत के आधार पर जो है पैसा नहीं लिया जाएगा, एक गांव एक जागीरदार नियुक्त किया जाएगा, वही जागीरदार सभी गांव से जो है पैसा लेकर के और जाकर के दे देगा जो है जो शासक होगा उसको। इसमें गांव का मुखिया या भूपति जिसके पास खूब रुपया मतलब भूमि हो वो, ठीक है, तो गांव का मुखिया या भूपति सभी गांव के सभी कृषकों से चंदा ले लेगा, लेकिन भू राजस्व ले लेगा जो इसको टैक्स कहते हैं, भूमि टैक्स ले लेगा। उसकी निर्धारित रकम जो भी सरकार के द्वारा नियुक्त की गई कि भाई अगर आपका खेत में अगर जो है मान लेते हैं कि 1 बीघा खेत है आपका, एक फसल बोने के लिए आपको कम से कम जो है 1 महीने में 100 रुपया देना है मान लेते हैं, ठीक है। ये 100 रुपए सबसे इकट्ठा कौन करता था? एक जो भूपति होता था या गांव का जो मुखिया होता था, जिसको जो है अंग्रेज लोग चुनते थे कि भाई ये व्यक्ति उस लायक है कि ये पैसा सबसे वसूल लेगा। तो गांव का ही व्यक्ति पैसा वसूलता था, ठीक है, ताकि गांव के लोगों को पैसा लोग दे देते थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज अगर डायरेक्ट मांगते तो उनसे कहीं ना कहीं पे नहीं भी देते थे या उनसे थोड़ा खपाई रहते थे, तो गांव के लोग ही जब मांगते थे तो दे देते थे। तो एक निर्धारित रकम होती थी, उसको वसूल करके कोष में जमा कराता था कौन? गांव का व्यक्ति। समस्त महाल, महाल माने होता ग्राम, इसी को महाल माने गांव, इसीलिए महालवाड़ी कहते हैं कि गांव का एक मुखिया होता था, उसी को टैक्स वसूल करके जाकर के राजा को देना होता था। ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व जमा कराने हेतु उत्तरदायी थे, ठीक है। तो समस्त महाल यानी गांव जो होता था वो सभी पैसे इकट्ठा करके जाकर के जमा करते थे। यह प्रथा 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र व 1803 या 4 ईस्वी में मराठा क्षेत्रों में लागू की गई थी। अवध और मराठा क्षेत्रों में जो है महाल वाली व्यवस्था को लागू किया गया था। मराठा क्षेत्र में 1803 और 4 में, ठीक है, और 1801 ईस्वी में पहले अवध में लागू किया गया था महाल वाली व्यवस्था को। ये रही भैया महाल वाली व्यवस्था, जिसमें जो है एक व्यक्ति होता था, जैसे कि मान लेते हैं अगर 100 बीघा खेत किसी ग्राम सभा के पास है तो 100 बीघा खेती पर कम से कम नहीं तो आपके मान लेते हैं कि 50 किसान काम कर रहे हैं, सबके किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 4 बीघे ऐसे खेत है।
तो सभी से उसके हिसाब से टैक्स ले आता था और वो टैक्स एक व्यक्ति इकट्ठा करता था और वो जा करके एक जो है राजा को जमा कर देता था या राजकोष में, राजनिधि में जमा कर देता था। ये होता था महालवाड़ी व्यवस्था, एक व्यक्ति होता था जो जा करके ये सब करता था। अच्छा, दूसरी व्यवस्था ये रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है बेटा? ये भी क्वेश्चन परीक्षा में 100% आया हुआ है कई बार। जिस पर भी ऐसे टिक लगा हुआ है, घुमाव करके ऐसे लिखा हुआ, तो उस पर क्वेश्चन को हमेशा पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। रैयतवाड़ी यह व्यवस्था प्रमुख रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ हुई थी। किसके निर्देशन में बेटा? कैप्टन रीड थॉमस के नेतृत्व में या निर्देशन में प्रारंभ हुई थी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में भूमि धारक को, भूमि धारक माने जो जिसकी भूमि होती है वो उसी को भूमि धारक होता है। जो खेत में जो है बो रहा होता है वही भूमि धारक कह सकते हैं। उसी भूमि धारक को ही भूस्वामी मान लिया जाता था कि भाई जो खेती करता है वही भूमि का मालिक है, और उसके साथ भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण करके काबूलियत पर हस्ताक्षर करा लिया जाता था कि भाई आपको, आपके पास इतना खेत है और आप इतना महीने में, इतने साल में इतना पैसा हमको देंगे, ठीक है। तो उसका टैक्स जो है डिसाइड हो जाता था। यहाँ किसानों ने 1/2 कर प्रदान करने की स्वीकृति दी, ठीक है। 1/2 मतलब कि 50% कर जो है लिया जाता था। यानी मान लेते हैं अगर आपका 100 बीघा मतलब कि 100 क्विंटल होता है तो उसमें से 50 क्विंटल जो है आपको सरकार को देना पड़ता था उसका टैक्स, ठीक है। यह किसान व सरकारी कोष में सीधा समझौता था, यानी सरकार और किसान सरकारी कोष में, और किसान सीधे जाकर के किसान सरकारी कोष में डायरेक्ट जमा करता था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था महालवाड़ी की तरह। महालवाड़ी में क्या था कि एक गांव का मुखिया होता था, वही सबसे इकट्ठा करता था और वो जाकर के राजकोष में जमा करता था। जबकि इसमें क्या है कि किसान सीधे राजकोष में जाकर के अपना पैसा जमा कर देते थे, ठीक है। यह व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू की गई थी, क्योंकि महालवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि तमाम सारे लोग जो है क्या करने लगे, घपलेबाजी होने लगी, किसी से टैक्स लेते, किसी से नहीं लेते, फिर किसी को बता देते, तमाम मतलब इसमें धांधली होने लगती थी बिचौलिया सिस्टम में। तो ऐसे में ये व्यवस्था लागू की गई, खास करके बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, चेन्नई और बंबई में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, देखेंगे भाई। प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण के बारे में बताएं। भारतीय पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की अवस्था का नाम है, ठीक है। पुनर्जागरण क्या है? किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की क्या होती है? एक अवस्था का नाम होता है। पुनर्जागरण को पुनरुद्धार, बौद्धिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन एवं नवजागरण इत्यादि नामों से भी भारत में जाना जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी अत्यंत महत्वपूर्ण शताब्दी रही है। इसी समय भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन हुआ, जिसे भारतीय पुनरुद्धार अथवा पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। इसके जनक राजा राम मोहन राय है, क्योंकि इस सदी में क्या हुआ था, 19वीं सदी में, 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय काल है, इसी को 19वीं सदी कहते हैं। इसी में भारत का उद्भव हुआ। भारत में इसमें तमाम सारी चीजें हुई, चाहे एक तरफ गद्य का विकास हो, एक तरफ रेलवे का विकास हो, ठीक है, और इसके अलावा भाषा, तमाम प्रकार की भाषाओं का विकास हो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये तमाम प्रकार के धार्मिक भी सुधार हुए, सामाजिक सुधार हुए, इसमें सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह का विरोध होने शुरू हुआ, तमाम सारी चीजें हुई इसमें, ठीक है। तो भारतीय पुनर्जागरण जो है यही रहा, दोबारा से जो है सारी चीजें सही हुई। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, भारतीय पुनर्जागरण काल में भारतीय मनीषियों की क्या भूमिका थी। मनीषी माने तो विद्वान, भारतीय विद्वानों ने क्या किया, ठीक है। देखिए, भारतीय मनीषी खास करके पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के तर्कवाद, पाश्चात्य मतलब पश्चिम के शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति होते थे, जो तर्कवाद यानी कि कोई भी जैसे धर्म में जो बातें बताई गई उसको तर्क के आधार पर देखते थे, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए थे। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, मनुष्य सुखी रहे, और साथ ही साथ में विज्ञान किसी भी नियम को तर्क की कसौटी पर रख करके उसको देखा परखा जाना जाता था, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते थे। उन्होंने सरलीकृत कर इन पहलुओं को भारतीयों से परिचित करवाया। राजा राम मोहन राय इनमें सबसे अग्रणी व्यक्ति हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी, और अपने समाजों के माध्यम से इन्होंने बहुत कुछ ज्ञान फैलाया। M.G. रानाडे, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस के स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम है, तो वो भी बड़े विद्वान आदमी थे। उन्हीं के जन्म दिवस को आज हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इत्यादि के प्रयत्नों से
भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई। इस तरह भारत में तेजी से पुनरुद्धार जो है शुरू हो गया और दोबारा से आप देखते हैं भारत के लोग अपनी महत्ता को, अपनी चीजों को समझने लगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म प्रार्थना समाज की बताए, प्रार्थना समाज क्या था? देखिए, ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय वाले का प्रभाव कहां पर पड़ा? महाराष्ट्र में खूब पड़ा। जिसके फलस्वरूप 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन जी के नेतृत्व में। इसके प्रमुख सदस्य थे न्यायाधीश महादेव गोविंद नानाडे। इसीलिए कभी कभी जब नाम ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में केशव चंद्र सेन का नाम नहीं मिलता तो महादेव गोविंद दानाडे का नाम लगा देते थे, क्योंकि ये प्रमुख सदस्यों में से थे। ठीक है, इनके बाद केशव चंद्र सेन जी के बाद इन्हीं का दबदबा रहता था उसमें। सर आर.जे. भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर, ठीक है, ये सब ऐसे व्यक्ति थे जो कि सदस्य थे किसके? प्रार्थना समाज के। इस प्रार्थना समाज के जो है 5 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था अछूतोद्धार का प्रोत्साहन देना, यानी कि अछूत जो होते थे उनको मतलब अछूता ना बनाना, मतलब कि अनटचेबिलिटी खत्म करना, छुआछूत खत्म करने की बात करें। जाति प्रथा का बहिष्कार किया, सत्य मतलब स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ में आप देखते हैं बाल विवाह का विरोध भी किया। ठीक है, अछूतोद्धार को प्रोत्साहन, जाति प्रथा का बहिष्कार, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत तो वैसे उसमें ही हो गया था राजा राम मोहन राय वाले में, लेकिन आप देखते हैं सभी चीजों में प्रार्थना समाज में तमाम प्रकार की चीजें भी आपको दिखाई पड़ती है। इस तरीके से आपने चीजों को इनको समझ रहे हैं आप। ठीक है, अगर आपको आगे जुड़ना है और हमारे जो है और भी पीडीएफ प्राप्त करना है, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना है आपको 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। किस नंबर पर? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा भैया? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आप किस सेमेस्टर में, मान लेते 3rd सेमेस्टर में है, लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हमारा नाम फलाने है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी से संबंधित आपका कॉलेज होगा, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा और कौन कौन से विषय, सभी विषय की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। यानी आपका 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट जो भी होंगे, एक माइनर एक को करिकुलर, इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। 100 रुपए कैसे आपको जमा करने हैं? जैसे ही आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर स्कैनर तुरंत भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक है, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। बात ध्यान रखेंगे, कोई फ्रॉड या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, गुरुजी आपका फोन नहीं लग रहा है। देखिए, फोन नहीं लगेगा, इस नंबर पर मैंने फ्लाइट मोड ऑलरेडी हमेशा लगा के रखा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा फोन आ जाते हैं, तो इसमें फोन नहीं आने के लिए मैं इसको बंद करके रखा हूँ। बाकी व्हाट्सएप चलता है परमानेंट, ये बात ध्यान है। व्हाट्सएप पर आप लिखेंगे आपके जवाब मिलेंगे, लेकिन आपको जुड़ना होगा, आपको कोर्स में ज्वाइन होना, तभी एसएमएस करें, बिना मतलब के प्लीज एसएमएस मत कीजिएगा। ठीक है, जुड़ना है तभी एसएमएस करें और ध्यान रखेंगे कि मात्र 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट का आपको, जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे किसी दूसरे से जमा भी करवा सकते हैं, वैसे ही आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर लाइव क्लास की आपको लिंक मिलती रहेगी, साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, मॉडल पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के आपको। ठीक है, इसके अलावा रिवीजन क्लास की पीडीएफ नोट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, को करिकुलर का आपका 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। को करिकुलर परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है उसके 5 प्रैक्टिस सेट, फूड न्यूट्रिशन के, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, ये सब मिल जाएंगे आपको। तो आपको कहीं पर किताब सीरीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मात्र 100 रुपए फीस में। अगर जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर तो आपसे पढ़ेंगे ही और हम 4th सेमेस्टर भी इसी साथ आपका ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 3rd और 4th का अगर कोर्स जो व्यक्ति एक साथ ज्वाइन करेगा उसके लिए 50 रुपए की छूट अभी लगी हुई है। यानी वैसे अगर 3rd सेमेस्टर की फीस देखें तो 100 रुपया है और 4th सेमेस्टर की भी फीस 100 रुपए ही लगेगी जब आप जुड़ेंगे। तो आप अगर 3rd और 4th का एक साथ जुड़ते हैं, 3rd और 4th का अगर एक साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए फीस कितनी है? मात्र और मात्र 150 रुपए, यानी कि 200 रुपए ना लग करके केवल 150 रुपए में सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप ये ज्वाइन करें, क्योंकि क्या होगा इसमें 4th सेमेस्टर की क्लास आपको शुरुआत से मिल जाएगी और आप उसमें पूरा पढ़ते रहेंगे। अभी 3rd सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में जैसे पेपर खत्म होता है आपकी क्लास शुरू हो जाएगी 4th सेमेस्टर वाली, तो उसमें आप जुड़ जाएंगे। तो अभी से जुड़ेंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे आप एडमिशन आपका कर लिया जाएगा, जैसे आपका ग्रुप बनेगा तुरंत आपको उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, वैसे में आपके लिए फायदा है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसका ना मिले। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सिलेबस जो है सभी विश्वविद्यालयों में यही है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर के 1950 तक।
आपको बता दो कि ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में शामिल कर दिया गया, किसी किसी में 3rd सेमेस्टर में। हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंस्टीट्यूट, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुम्भरी सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ हो ही गया आपका, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर। ठीक है, इसके अलावा और आपकी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय है, जैसे क्या नाम है उसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय। इन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, यही सिलेबस है उसका। ठीक है, तो आप तुरंत समझ करके जुड़ जाए, देर ना करें बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, 1906 ईस्वी में 3 प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तावित सुधारों के संबंध में थे। एक मुसलमानों के द्वारा, दूसरा गोखले के द्वारा और तीसरा स्वयं मार्ले के द्वारा। मार्ले किसी भी प्रकार से संसदीय प्रणाली भारत में स्थापित करना चाहता था कि भारत में संसदीय प्रणाली हो, लोकसभा और राज्यसभा भारत में बने। ठीक है, वह उग्र और क्रांतिकारी की गतिविधियों का विस्तार रोकने के लिए नरम दल वालों को अंग्रेजी सरकार की ओर मिलाए रखना चाहता था। लगातार मार्ले का यही सुझाव था। 1909 ईस्वी में आप देखते हैं कि ये जो है आया था मार्ले मिंटो सुधार। वह कार्यकारिणी की निरंकुशता में कभी नहीं करना चाहता था, कमी नहीं करना चाहता था। मार्ले से अधिक प्रतिक्रियावादी था मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को कहते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मिंटो जो था वो अधिक प्रतिक्रियावादी था, जो अंग्रेजी नौकरशाही के प्रभाव में आकर यह चाहता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों को अधिक भागों में बांट दिया जाए, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त वकील कम संख्या में उपस्थित हो पाए भारत वाले। इसलिए उसने विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात को सर्वोपरि रखा। 1909 ईस्वी के अधिकांश प्रस्ताव मूल रूप से मार्ले के ही हैं। यद्यपि उसी की इच्छा अनुसार मिंटो के ने प्रस्ताव का श्रेय अपने ऊपर लिया। केवल मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन प्रणाली और अधिक प्रतिनिधित्व तथा भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नियुक्त करना मौलिक रूप से मिंटो के प्रस्ताव थे। 1909 ईस्वी में पास किए गए सुधार अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 का जो अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। कई धाराएं थी इसमें कई सारी बातें कही गई थी। पहली बात तो ये कही गई थी मार्ले मिंटो सुधार में, केंद्रीय काउंसिलों में प्रकृति संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई है। जो भी विकृति मतलब कि क्या होता है कि कानून वगैरह संबंधित जो भी का चीज होगी 60 संख्या में होंगे, सदस्य बढ़ा दिए गए, जिनमें से 27 निर्वाचित होंगे, 27 का चुनाव होगा और 33 सदस्य जो होंगे मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत माने क्या होता है कि उनको चुना जाएगा विभिन्न क्षेत्रों से। कार्यकारिणी 6 सदस्य की होगी, एक सेनाध्यक्ष होगा, एक प्रांतीय गवर्नर होगा तथा गवर्नर जनरल को मिलाकर के 69 यानी कि 69 सदस्यों की केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित की गई। इसमें कितने थे, 27 निर्वाचित होते थे, 33 मनोनीत होते थे और 6 आपका कार्यकारिणी सदस्य थे। 27 और 6 33 कितना होता है, 60 आपका हो गया। वैसे 60 ये हो गए। इसके अलावा एक सेनाध्यक्ष हो जाता था 61, एक प्रांतीय गवर्नर 62 और 6 कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। 62 और 6 कितना होता है, 62 से जो है आपका हो जाता है 62 और 6 68 हो गया और 68 और एक गवर्नर जनरल को भी मिला ले तो क्या हो जाता था, 69 व्यक्ति जो होते थे उनकी एक केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती थी। इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का था। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये सिस्टम चलता रहता था। बंबई, मद्रास, बंगाल, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की प्रांतीय काउंसिलों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई थी, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 थी। इसके अलावा 1909 का अधिनियम जो अगला कहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों और अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई। अब उन्हें सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने, पूरक प्रश्नों के पूछने का अधिकार मिल गया था। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया, यानी जो साल भर में एक बजट एक बार पास किया था उस पर भी सभी लोग जो है बोल सकते थे, लेकिन इस पर मतदान नहीं करवा सकते थे कि भाई इसको मतदान करके हटाया, इसको जुड़वा सके। काउंसिलों के अध्यक्ष को किसी भी प्रस्ताव को रखने की अनुमति न देने का अधिकार था, यदि उसे सार्वजनिक हित में समझे तो।
गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में एक एक भारतीय सदस्य भी शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न आ चुका भैया, एक्स-ला-शापेल की संधि, एक्स-ला-शापेल की संधि जो थी वो कब हुई थी? 1748 ईस्वी में यूरोप के एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दोनों में चूंकि द्वंद्व चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन की वो यूरोप कंट्री में भी दोनों में युद्ध चल रहा था, प्रथम युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो, और भारत में भी कंपनी आपस में लड़ ही रही थी अपने वर्चस्व के लिए, आधिकारिक आर्थिक वर्चस्व के लिए। परिणाम स्वरूप भारत में भी शांति स्थापित हो गई। इसके अनुसार डुप्ले को मद्रास अंग्रेजों को वापस देना पड़ा। फ्रांस को उत्तरी अमेरिका के नेतृत्व में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हुआ। इस तरीके से चीजें संपन्न हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण निम्नवत है। पहला है अंग्रेजों द्वारा तंजौर में हस्तक्षेप करना। दूसरा, डुप्ले द्वारा हैदराबाद में हस्तक्षेप किया गया। कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन मिल रहा था। वैसे में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के यही कारण थे कि अंग्रेजों द्वारा तंजौर में हस्तक्षेप किया गया, डुप्ले द्वारा हैदराबाद में हस्तक्षेप किया गया, कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन, तो इसकी वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो होना शुरू हो गया। डुप्ले कौन था? डुप्ले अपने समय का महान कूटनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, जो 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर नियुक्त होकर के भारत में आया था। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने भारतीय शासकों की अयोग्यता और सेना की निर्बलता का अनुभव कर अपनी सैनिक शक्ति द्वारा दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पर और यूरोपीय सत्ता को स्थापित करने का स्वप्न देखा था। वो डुप्ले ही था। ठीक है। अगला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध के दो परिणाम लिखिए। देखिए, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार करने वाली कंपनी रह गई थी मात्र। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार से मतलब था, अब उसके बाद में उसको कुछ नहीं करना था। अंग्रेजों का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण भारत में स्थापित हो चुका था और फ्रांसीसी कंपनी का जो एक प्रकार से केवल व्यापार कर सकती थी, वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप अब नहीं कर सकती थी। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में आप देखते हैं हार जाती है कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजयी होती है। हैदर अली, एक साधारण परिवार में उत्पन्न होकर के हैदर अली अपनी वीरता तथा आत्मविश्वास के बल पर सैनिक में सूबेदार तथा प्रधान सेनापति बन चुका था। अंततः वह मैसूर का सुल्तान बाद में बन जाता है और हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच में 1769 तथा 1780 में प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। दो युद्ध, 1769 में पहला युद्ध, 1780 में दूसरा युद्ध। दूसरे में मारा मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी आधे युद्ध में ही। इसके बाद में इसका पुत्र जो था उसका नाम था टीपू सुल्तान, उसने कमान संभाली और फिर युद्ध निपटाया, जीता, उसमें विजयी रहा। फिर तृतीय युद्ध हुआ, फिर चौथा युद्ध हुआ, फिर 4 युद्ध हुए थे। चौथे युद्ध में जाकर के वो हारा था, 1799 में जाकर के मृत्यु होती है। टीपू सुल्तान, इसका पुत्र था हैदर अली का। टीपू राजनीति का पंडित था। राजनीति तथा देश प्रेम और अंग्रेजों के कार्यों से घृणा टीपू को विरासत में मिली थी। टीपू दक्षिण भारत का प्रथम सुल्तान था जिसने विदेशी सत्ता से संपर्क रखा था, खास करके फ्रांसीसियों से संपर्क इसका काफी अच्छा था। अपने राजदूत फ्रांस तथा टर्की भेजा करता था ये। टीपू सन 1790 से लेकर के 1799 ईस्वी तक लगातार अंग्रेजों से युद्ध में उलझा रहा और बेसिकली 1799 में इसकी हार हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहीं से जब इसकी हार होती है टीपू सुल्तान की, वहां से देखिए अंग्रेज सत्ता एकदम से दक्षिण भारत में भी पूरा कब्जा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन से, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को एकाकी करने के लिए क्या प्रयत्न किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चतुराई के साथ मराठों तथा निजाम को कई लालच देकर के अपने में मिला लिया था और खास करके टीपू सुल्तान से अलग कर दिया था। अलग अलग संधियां कर ली थी और मराठा और निजाम जो थे जो है अंग्रेजों की तरफ हो चुके थे। कॉर्नवालिस ने गुंटूर को निजाम से प्राप्त कर टीपू का समुद्री मार्ग जो था अवरुद्ध कर दिया था। अतः टीपू के द्वारा त्रावणकोर से समुद्री मार्ग बनाने के प्रयत्न के फलस्वरूप अंग्रेज उद्वेलित हो चुके थे। तो इस तरह तमाम सारी चीजें थी। इसके अलावा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बेलीजली की नीति क्या थी इसमें? लॉर्ड बेलीजली, इस समय बेलीजली शासन कर रहा था भारत में, इंग्लैंड की जो कंपनी थी वहां। भारत पहुंचते ही टीपू से युद्ध का निर्णय ले चुका था लॉर्ड बेलीजली। बेलीजली ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि की नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था।
उसमें टीपू से भी सहायक संधि करने का निर्णय लिया था और कहा था कि भाई संधि कर लो। टीपू के द्वारा संधि स्वीकार न करने पर टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है लॉर्ड बेलीजली, और इस तरीके से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान हार जाता है। 1799 में वीरगति को प्राप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के 2 कारण बताएं। देखिए युद्ध के कारण, टीपू तथा अंग्रेज दोनों में पारस्परिक अविश्वास था तथा दोनों युद्ध के लिए किसी तत्कालिक कारण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई तत्कालिक कारण हो, तुरंत उसी कारण को लेकर के युद्ध शुरू कर दिया जाए। क्योंकि टीपू अंग्रेजों से काफी घृणा करता था, क्योंकि उसके पिताजी जो है 2 युद्ध में, पहले युद्ध में तो हरा दिए थे, दूसरे युद्ध में खुद उनका देहांत हो गया था। वहीं से अपनी कमान संभालता है। बड़ा प्रतापी शासक था टीपू सुल्तान। टीपू ने टर्की और फ्रांस को अपने राजदूत भेजे थे, जिससे कार्दमालिस टीपू की गतिविधियों से सशंकित हो उठता था, डरता रहता था कि कभी दिक्कत ना इसी से हो जाए मुझे। टीपू के लिए गुंटूर का क्या महत्व था। देखिए गुंटूर जिला जो था एक समुद्र तटीय क्षेत्र था, जहां पर बंदरगाह वगैरह थे, जहां से व्यापार करना आसान था। टीपू तथा निजाम के लिए समुद्र तट पर पहुंचने का यही मार्ग था। टीपू के लिए समुद्र तट का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि समुद्र के मार्ग से ही वह फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करता था, फ्रांसीसियों से चीजों मंगवाता था, बम वगैरह भी मंगवाता था, वहीं से तमाम सारी चीजें होती थी। कौन? टीपू सुल्तान। तो इस तरीके से चीजें होती रही थी। लॉर्ड बेलीजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? 1798 में गवर्नर जनरल बना। 38 वर्ष की उम्र में लॉर्ड बेलीजली भारत का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसी के दौरान हुआ था। सहायक संधि की किन्हीं 2 धाराओं का उल्लेख कीजिए। देखिए संधिकर्ता देसी नरेश अपने व्यय पर अपने यहाँ एक अंग्रेज सेना रखेगी, यानी कि देसी नरेश जो देसी राजा होंगे उनको एक सेना रखनी पड़ेगी अंग्रेजों की, और अंग्रेजों को उसका वेतन, अंग्रेजी सेना को वेतन भी वही राजा देगा जो रखेगा। ठीक है। इस शर्त का उद्देश्य कंपनी की आय में वृद्धि करना था, कि कंपनी की आय में वृद्धि और सेना का खर्चा यही उठाए। और देसी नरेश जो है कि जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको बिना कंपनी की अनुमति के अपने यहाँ किसी भी यूरोपीय यानी अंग्रेजों को छोड़ करके किसी को नौकरी नहीं दिया जाएगा। यानी कि फ्रांसीसी है, डच है, किसी को भी नौकरी कोई राजा नहीं देगा अपने यहाँ पर बिना अंग्रेजों से पूछे परामर्श किए। ठीक है। ये बेसिकली 2 संधि की जो 2 नीतियां थी, यही सहायक संधि को नहीं माना था किसने? टीपू सुल्तान ने, तब जाकर के युद्ध हुआ था चौथा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए, चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक और अंग्रेज और दूसरी ओर मराठा सरदार सिंधिया और भोसले थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अब ये सब आपके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय आपने देखी अभी तक, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में आपको बता रहा था। अब यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है। ये अति लघु उत्तरीय में भी कभी कभी आ जा सकते हैं और लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ रहे चीजों को। देखिए भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में बताइए। 1616 ईस्वी में अंग्रेजों के पश्चात डेनिश भारत आए। 1620 ईस्वी में ट्रायम्बुकर यानी कि तंदौर जिला इसको कहते हैं, ट्रायम्बुकोर, तो तंदौर जिला में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। किसने? डेनिश ने। ठीक है। 1676 ईस्वी में सीरमपुर यानी बंगाल में पड़ता है, वहां पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी डेनिशों ने। कालांतर में डेनिश कंपनी भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी और दूसरी ओर फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के बीच में युद्ध हो रहा था और यहाँ विकास की अधिक संभावनाएं नहीं लग रही थी डेनिश कंपनी को। अतः डेनिश कंपनी क्या करती है, 1845 में ही डेनिश कंपनी ने अपनी सारी सत्ता, सारा जो शेयर वगैरह था उसने अंग्रेजों को बेच दिया और कहा कि भाई आप ही संभालो, मेरे से यहाँ पर नहीं रहा जाएगा। यानी कि अंग्रेजी सत्ता जो थी वो हट जाती है, अंग्रेजी सत्ता को सारा बेच करके डेनिश कंपनी चली जाती है, क्योंकि उसका अलग अपना सिस्टम था। उसको लगा था कि भारत में व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों इतना जबरदस्त पार्टियां जब अगर यहाँ पर विद्यमान है तो हमारा व्यापार यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। हम उस क्षेत्र में जाकर के व्यापार करें जहां पर हमको जो है एकाधिकार हो, जहां पर हमको और किसी से सामना न करना पड़े। अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ ही रहे थे जो है आर्थिक पकड़ बनाने के लिए। जब अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस दौरान आप देखते हैं डच थे, फ्रेंच थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश था। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां थी। सभी कंपनियों से लड़ भिड़ करके पहले इन कंपनियों को अंग्रेजों ने भगाया। अंग्रेजों ने जब इन कंपनियों को भगा दिया, फिर उसके बाद में आप देखते भगाने के बाद में
फिर ये लोग क्या किए, फिर उसके बाद में तब जाकर के ये चीजें सामने आई कि अब जो है भारतीयों को जो है यहाँ पर इनकी राजनीति में हस्तक्षेप करना है। ठीक है, तो डेनिस वाली की जो कंपनी थी वो 1616 ईस्वी में आई थी, अंग्रेजों के पश्चात, अंग्रेजों के बाद में आई, लेकिन उनको लगा कि भारत में हमको व्यापार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा प्रतीत होता है, फायदा वायदा भी नहीं होगा। इन लोगों ने अंग्रेजों को बेच दिया अपना पूरा जो जितनी भी कंपनी वगैरह थी, कोठी वगैरह, और सब यहाँ से चले गए। प्रश्न, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद मतलब होता है जैसे कि हम लोग क्या है, मतलब इंडिया जो थी पहले उपनिवेश ही थी। किसकी उपनिवेश थी? इंग्लैंड की उपनिवेश थी, ब्रिटेन की उपनिवेश थी। तो किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए, जैसे ब्रिटेन उस समय शक्तिशाली जो है वो था, देश था, उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, पावर्स थी, समृद्ध था, शक्तिशाली था। तो ये क्या किया, किसी निर्बल परंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, जैसे भारत में या और भी राज्यों में, ठीक है, और भी देशों में जाकर के, अमेरिका वगैरह में भी आप देखते हैं कि अंग्रेजों का दबदबा रहा। तो ये लोग, अंग्रेज लोग क्या करते थे, संसाधन चूंकि भारत में बहुत सारे थे तो उन्हीं संसाधनों का दोहन करते थे, अपनी फैक्ट्री लगाते थे यहाँ पर आकर के, और यहाँ से बड़ा धन कमाते थे, और धन कमाने के बाद में फिर जो है उसी धन से सेना रखते थे, किला बनवाते थे, फिर राजनीति में भाग लेते थे और राजनीतिक सत्ता को हथिया लेते थे। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र के द्वारा शासित होती है। वस्तुतः किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निहित स्वार्थ बस किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को ही हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर किया, अमेरिका पर किया, मतलब सभी देशों पर आप देखते हैं इनका जो है वो रहा, हर एक देशों पर आप देखते हैं अंग्रेजों ने शासन किया है। बंगाल विभाजन की घटना बताएं। देखिए, लॉर्ड कर्जन की बात किया तो 1903 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया लॉर्ड कर्जन ने, और वहां की जनता में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाओं को देखा कि सारी जनता जो है, क्योंकि बंगाल की जनता जो है वो काफी पढ़ी लिखी जनता थी, उसको बहुत सारी चीजें आ रही थी। बंगाल की जनता, बंगाल में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह थे, तो इन लोगों ने तमाम प्रकार की अंग्रेजी चीजों को बंगाली भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था, तो लोग उससे पढ़ करके जानकार हो रहे थे। तो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, हिंदू मुस्लिम सब एक थे, यहाँ पर खूब ज्यादा मिलजुल करके आगे बढ़ रहे थे। तो राष्ट्रवादी भावनाओं को जब देखा जो है इन लोगों ने, तो बंगाल को बांटने की सोचा कि बंगाल में जो है राष्ट्रवाद अगर है तो धर्म के आधार पर इनमें बांट किया जाए। तो बांटने की योजना बनाई बंगाल को अलग अलग भागों में। इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया तथा वहां के मुसलमानों को समझाया। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना, और मुसलमानों को अपने पक्ष में करके इसमें बांट करवा दी गई, यानी हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी गई। साथ ही साथ बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना इसका एक उद्देश्य था कि भाई जो भारत में नेशनलिज्म की जो व्यवस्था हो रही है, भारत में लोग अपने देश से प्रेम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ नहीं रहे हैं, तो उनको लड़वाने के लिए बंटवारा किया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का समय इस योजना को लागू कर दिया गया, और इस विभाजन का विरोध खूब जम करके हुआ। जब इसको लागू कर दिया गया तो भारत के तमाम प्रकार के जो नेता मंत्री, जो तमाम नेता थे या जो विद्वान लोग थे, सभी ने इसका डट करके विरोध किया। विद्वानों ने इसके विरोध में तमाम सारे पत्र पत्रिकाएं छापना शुरू कर दी। ऐसे में जनता पढ़ी और जनता को लगा कि हाँ ये गलत हो रहा है हमारे साथ, फूट डालो राज करो की नीति का पर्दाफाश करने का प्रयास किया गया, तो इसका खूब विरोध हुआ। 1911 ईस्वी में को यह विभाजन वापस ले लिया गया था, क्योंकि आंदोलन खूब ज्यादा हो रहा था। 1911 में हुआ यह था कि बेटा आंदोलन तो हो ही रहा था, अगर एक 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार मतलब क्या होता है, दिल्ली में एक जो है राजा आने वाले थे, खास करके प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि वेल्स के राजकुमार आने वाले थे, और उस समय वो बहुत प्रतापी थे, मतलब कि वो राजा, मतलब ब्रिटेन के अंदर ही आता है वेल्स, तो वहां के शासक आने वाले थे भारत में दौरा करने के लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। जब वहां पर ये आने वाले थे भारत में, दिल्ली में, ये चले जनता की देखे क्या हाल है। जैसे मोदी जी जब आने वाले होते कहीं पर, तो उस एरिया का पूरा साफ सफाई हो जाती है, सब कुछ झुग्गी झोपड़ियां मूंद दी जाती हैं, ठीक है, जो भी कुछ होता है सब साफ सफाई हो जाती है, पूरा एकदम से डेंटिंग पेंटिंग हो जाता है, सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो मोदी जी देख करके जाएंगे तो उनको लगेगा कि भाई सारे एरिया में सही है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो चीजें उतनी उसी समय के लिए होती जितने समय के लिए आया कोई व्यक्ति आता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि जब बेटा 1911 में इनको आना था, उस समय दिल्ली में धरना चल रहा था, हर जगहों पर धरना चल रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यहाँ पर ये आ जाएंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पर चीजें हो रही, तो फिर वो उतना सही तरीके से चीजों को नहीं मैनेज कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो देखेंगे तो फिर कहेंगे, इनको गवर्नर जनरल को हटा देंगे कि भाई यहाँ पर धरना हो रहा है, तो एक गलत इफेक्ट जाएगा। तो ऐसे में ये गलत इफेक्ट जो जाएगा, इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया,
और यहाँ से फिर जनता हट गई और इस तरीके से दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना लिखा हुआ एक जो है गाना दिया था, लिखा हुआ जो राष्ट्रगान था। आप देखते राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं आज, जन गण मन अधिनायक जय है, वो जो राष्ट्रगान है अपना, वो इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा गया है और इनकी स्वागत में गाया गया था। दिल्ली दरबार में जब आयोजन हुआ था, इन्हीं के स्वागत में गाया गया था। ठीक है, और सरला देवी नाम की एक उनकी भतीजी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, उन्हीं सरला देवी के द्वारा गाया गया था पहली बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात। तो बंगाल का विभाजन किया गया था। पश्चिम बंगाल जो आजकल पश्चिम बंगाल, उसको पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटा गया था। अगला प्रश्न, 1919 का अधिनियम क्या है? देखिए 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन मतलब की दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना करी गई थी। इसके साथ ही साथ आंशिक उत्तरदायित्व तथा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का भी बंटवारा इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। अनेक उदारवादी कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रथम विश्व युद्ध में सरकार का साथ देने का पुरस्कार माना कि भाई हमने प्रथम विश्व युद्ध में इसका साथ दिया था अंग्रेजों का, इसीलिए हमको इतना फायदा हुआ। लेकिन ये फायदा ही नहीं, बस क्षणिक मात्र के लिए था, कुछ समय के लिए था, बाकी जो है फिर अंग्रेजों का वही रवैया शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग जो थे उससे असंतुष्ट हुए, किंतु कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इसको अपर्याप्त, निराशाजनक और कूटनीतिक ही बताया, कूटनीतिपूर्ण बताया कि ये बस केवल थोड़े समय के लिए। कुछ नेता खुश थे, कुछ नेता या लगभग में अधिकतर नेता इससे खुशी नहीं थे, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेस में तथा हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास इसमें किया गया था 1919 के अधिनियम से। ठीक है, 1909 में जो कमियां थी उसको दूर किया गया था इसमें, लेकिन हाँ अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां थी। मुस्लिम लीग के बारे में बताएं। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बरक उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। कौन थे? नवाब बरक उल मुल्क, इनकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब? 30 दिसंबर 1906 को। आगा खां और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। इसमें मुस्लिम जमींदार और उच्च वर्ग का ही सहयोग रहा। मुस्लिम अधिकारियों की सुरक्षा करना और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया था। इसमें गांव का मुखिया या भूपति जो होता था, गांव के सभी कृषकों को भू राजस्व की निर्धारित रकम वसूल करके कोष में जमा कराता था। ये तो मैंने आपको बताया ही है, तो ये चीजें हुआ करती थी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। पुनर्जागरण हो ही गया है आपका, प्रार्थना समाज हो ही गया, बहावी आंदोलन, तो यहां से समझे बहावी आंदोलन क्या है। देखिए बहावी आंदोलन के बारे में बताएं। 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरब निवासी अब्दुल बहाव के नेतृत्व में बहावी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में इस्लाम की पवित्रता, ईश्वर की एकता, मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया गया। बहावी आंदोलन में भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार रायबरेली के सैयद अहमद ने किया। इस आंदोलन ने कुरान का फारसी में अनुवाद सुलभ करवाया था। तो इस तरीके से 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरब निवासी अब्दुल बहाव के नेतृत्व में बहावी आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन तमाम सारे हुए, इसके लिए इसको भी यहाँ से क्वेश्चन से आपका एक यूनिट में शामिल है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएं। देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1485 ईस्वी में नदिया जिले में नदिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु जी ने गृह त्याग करके भगवान भक्ति का आश्रय लिया था। ये कृष्ण के बड़े बड़े उपासक थे। इन्होंने जातिवाद का खंडन किया। इनके शिष्य थे हरिदास जो अछूत थे। बंगाल तथा बिहार में इनके उपदेशों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और लोगों ने इनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो सुधार करने के लिए जानी जाती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए, 1886 में मद्रास में अड्यार नामक स्थान पर इसकी स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लोवत्स्की और कर्नल स्टील अलकाट के द्वारा, कर्नल स्टील अलकाट और ब्लोवत्स्की के द्वारा करी गई थी। 1889 में इसी संस्था में मिसेस एनी बेसेंट का इस सोसाइटी को सहयोग प्राप्त हो गया था। वो एक आयरिश महिला थी। उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी भूमिका समाज सुधार में बहुत ज्यादा रही है। अगला प्रश्न अहमदिया आंदोलन के बारे में बताएं।
देखिए, मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। मिर्जा मोहम्मद पाश्चात्य विचारधारा, थियोसॉफिकल दर्शन तथा हिंदुओं के सुधार आंदोलनों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने जो है मुसलमानों में भी सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाया। वो इस्लाम को सरल बनाने के पक्ष में थे। इस आंदोलन से अंधविश्वासों का त्याग और गैर मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का संदेश देने का प्रयास किया। जो मुसलमानों के बीच में नफरत भरी थी हिंदुओं के प्रति, काफिरों के प्रति, उन नफरत को खत्म करने का प्रयास बहावी आंदोलन के द्वारा करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में। आज भी आप देख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो है हिंदू जोड़ो एकता पे है और लगातार मार्च कर रहे हैं। उसी बीच आप देख रहे हैं कि तमाम सारे मुसलमान लोग भी जो है, मुसलमान संगठन तमाम सारे बाबा बागेश्वर का साथ दे रहे हैं। अब आप सोचो, राम राज की कल्पना करते हिंदू राष्ट्र की प्रबल समर्थक जो है, क्या नाम है उनका, जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। ठीक है, और वो जब ऐसी जो है मतलब कि चला रहे हैं पूरा, वो क्या नाम है, मार्च निकाले हुए हैं, हिंदू जोड़ो एकता चल रही है, पूरा मार्च चल रहा है, पूरा बहुत ज्यादा भीड़ है, शिखर धवन से लेकर के बड़ी बड़ी जो है हस्तियां उसमें शामिल हो रही हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम सारे मुसलमान के संगठन भी उसमें जय श्री राम के नारे लगा करके चल रहे हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य वो है जिसमें गाय, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। तो राम राज्य की कल्पना करने के लिए सब मुसलमान भी निकल चुके हैं, साथ में सारी चीजें निकल। तो आप सोचिए ये, लेकिन एक उसी में विरोध करने के लिए क्या नाम है उसका, वो भी विरोध करने के लिए कोई आ गया उसमें कि विरोध ये क्यों कर रहे हैं। अब इसमें किसी को क्या हानि होती? भाई वो तो जोड़ रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप उसका साथ दीजिए। कोई पता नहीं कौन सी आर्मी है, तो आर्मी के लोग पता नहीं कौन से, मतलब क्या नाम है उसका, हाँ भीम आर्मी, भीम आर्मी के चीफ जो क्या नाम है, चंद्रशेखर रावण, तो वो विरोध करने के लिए, मतलब वो नहीं गए हैं खुद, लेकिन उनके जो और भी जो उनके सहयोगी हैं उन सभी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हम कह रहे हैं कि कोई अच्छा काम अगर कोई करे तो उनका विरोध करने से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है आपका? विरोध बिल्कुल भी ना करें। आप भी कोई आंदोलन चलाए जो कि अपने जाति, अपने धर्म को लेकर के, वैसे जाति के हिसाब से ना चले। आप देश को सर्वोपरि रखते, जाति धर्म तो देखा जाएगा बाद में। तो आप अगर सहयोग नहीं कर पाते किसी व्यक्ति का, तो विरोध बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो कोई बेकार काम थोड़ी कर रहे हैं, वो कोई अच्छा काम ही कर रहे हैं। ठीक है, और इससे किसी को बुलाई, मतलब कि इससे तो आपका वर्चस्व फैल रहा है, आपका एकदम से दबदबा जो है कायम हो रहा है कि हाँ जो है ये चीजें चल रही है। लेकिन जब इसी में कोई विरोध करता है तो हम देख रहे हैं कि भाई मुसलमान साथ आ रहा है, हिंदू के तमाम सारे जाति संप्रदाय के लोग साथ आ रहे हैं। पता नहीं कौन सी जो दुश्मनी पड़ी हुई कि भाई तुम विरोध कर रहे हो। हमें लगता है कि किसी भी व्यक्ति का विरोध आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर रहा है तो भाई उसका धर्म का प्रचार कर रहा, तो आप अपने धर्म का प्रचार कर लो। वो अपने धर्म का कर रहे हैं, आप विरोध ना करो, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप विरोध करोगे, फिर उससे क्या होगा? वैमनस्यता फैलेगी, आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ा होगा, बिना मतलब की जनता मरेगी, उसमें पीस जाएगी। जो बड़े नेता बैठे वो तो मौज काट जाएंगे, और जो छोटे बेचारे हैं, जनता उसमें जो घूम रही है, चल रही है, वो मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनके माता पिता रोएंगे चल करके। तो आज जो है समझ लीजिए कि संप्रदायवाद, आतंकवाद जैसी एक प्रकार से एकदम से वो जो कम्युनल हिंसे होते हैं, संप्रदाय को हिंसे होते हैं, वो आतंकवाद से भी बड़े हिंसे हो गए हैं। आतंकवाद में 7, 8, 10 लोग ही मरते हैं कभी कभी, या मान लेते 150 लोग मरेंगे। लेकिन जब ऐसी भीड़ आपस में टकरा करके आपस में आमने सामने युद्ध करने पे आ जाएंगे तो पूरा तो विनाश ही निश्चित है। ऐसे में ये चीजें करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो देश को आजाद करवाए लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है हमारे लिए, और हम लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर, और सब सोशल मीडिया करवा रहा है। आपका जन्म, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। आपकी गणना महान समाज सुधारकों में करी जाती है ईश्वरचंद विद्यासागर जी की। इन्होंने सतत प्रयासों के द्वारा, लगातार प्रयासों के द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। क्योंकि सती प्रथा का अंत करवाया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। विधवाओं की संख्या बढ़ गई तो विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए इन्होंने कानून पास करवाया, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विवाह, मतलब विधवा का विवाह करवाया गया। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का घोर विरोध किया, यानी कि जो छोटे बच्चों का विवाह हो जाता है, या एक पति, मतलब एक व्यक्ति कई पत्नियां रखता है, उसका भी विरोध किया। छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे लोग, उसका भी विरोध किया ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। नारी शिक्षा का समर्थन किया और 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी इन्होंने करी थी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। बालिकाओं के लिए 25 स्कूल खुलवाए थे। अगला सवाल, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। देखिए, बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत जो है उनमें, मतलब गांधी जी ने दिया था इसको दंडी मार्च के दौरान।
जन साधारण की शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, हस्तकला की शिक्षा, शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए, ये सारी बातें जो है बुनियादी शिक्षा में करी गई थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो था महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन सन 1937 में गांधी जी वर्धा में थे, जहां वे मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो है का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया था। किसका? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया गया था। इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की अपनी नवीन योजना को प्रस्तुत किया था कि बच्चों को, बालक और बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर और उनके लिए हस्तकला की व्यवस्था करी जाए, स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान जैसे चीजों को बताया जाए, पुरुषों को कृषि विज्ञान या फिर उनके हस्तकला में जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई में या और चीजों में पारंगत किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ कला जाने लोग। अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे, वुड का घोषणा पत्र क्या है? देखिए 1853 ईस्वी में कंपनी की आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया था कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो वुड जो है, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आता है। इस भारतीय शिक्षा के संदर्भ में रहता है, लेकिन ये अंग्रेजी में शिक्षा को प्रचार करता है, ठीक है, चार्ल्स वुड का। इस विचार से प्रेरित होकर के पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम से रखा गया। इसीलिए इस जो है उसका पत्र को घोषणा पत्र यानी वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या है बताएं। देखिए भारत में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 7 साल से लेकर के 14 साल तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। एक योजना बनाई गई थी। भारत जैसे निर्धन यानी गरीब और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध होती है बेसिक शिक्षा। इसमें बालक विद्यालय में विभिन्न प्रयोगों को करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे, यानी खुद किसी भी समस्या से निदान पाने के लिए या कोई भी हस्तकला में निपुण होने के लिए चीजें जान पाएंगे। उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित होगी उन्हीं से उनका समस्त पढ़ाई का खर्चा चलेगा। यानी स्कूल में कुछ काम करवाया जाएगा, उनसे चरखा चलवाया जाएगा या फिर कुछ भी काम करवाया जाएगा और उससे उस काम के पैसे जो उनको मिलने वाले हैं उसी पैसे को जमा कर किया जाएगा स्कूल के द्वारा और उसी पैसे से उनका पूरा खर्चा फीस वगैरह का देखा जाएगा। इस तरह बालकों के माता पिता उनकी पढ़ाई के खर्च से मुक्त हो रहेंगे। काका साहेब कालेलकर ने लिखा कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 साल से लेकर के 14 साल तक देनी चाहिए, यानी कि ये देश देना मतलब कि हर एक माता पिता का कर्तव्य कि अपने बच्चों को पढ़ाए। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य भी कहता है, मौलिक अधिकार भी बच्चों का है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, अगर उनको उनके माता पिता पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे हैं, उनको कह रहे पढ़ाई नहीं करवा रहे, तो वो अपने माता पिता के खिलाफ भी जो है केस कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अपव्यय और अवरोधन क्या है? अपव्यय, हार्टाग समिति के अनुसार अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना। यानी कि बालक की शिक्षा पूरी नहीं हुई है और उसको जो है कि भाई अब तेरे को नहीं पढ़ना, हटा लिया उसको, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपव्यय। मतलब कि एक कक्षा में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, वो उसको हटा ले, उसको कक्षा की आप नहीं पढ़ना, नाम कटवा ले। अवरोधन का मतलब होता है, अवरोधन से अभिप्राय होता है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना। यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, पेपर होता है और फेल हो जाता है, उसको फिर से यानी कक्षा 2 का पेपर दिया, फिर फेल हो गया तो कक्षा 2 में फिर से उसको जो है उसका एडमिशन हो जाता है, उसको पास नहीं किया जाता, ठीक है, फेल हो जाता था व्यक्ति तो पहले दोबारा फिर उसको पढ़ना पड़ता था। ऐसे बच्चों को बहुत ग्लानि का सामना करना पड़ता था और बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, उसी को बोलते थे अवरोधन। अवरोधन होता है कि भाई एक ही क्लास में बच्चे को बार बार पढ़ना पड़ता था, इसकी वजह से छोड़ देता था क्लास को। अपव्यय माने क्या होता है कि भाई वो किसी क्लास से कोई समस्या आ गई तो क्लास मतलब कि स्कूल ही छोड़ देता था बच्चा आना। अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा में आप देखते हैं खूब ज्यादा देखने को मिलती है। हार्टाग समिति ने अपव्यय और अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया।
अंत में इसके निराकरण के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए समिति ने। ये सब चीजें हैं। समझ लें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण 1957 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य था 10 वर्ष की अवधि में 6 से साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की योजना बनाई। इसके लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया, पैसे दिए गए और पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धनराशि व्यय की गई ताकि जो है छोटे बच्चे जो है पढ़ सके। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क, उनको कोई फीस वगैरह नहीं देनी। छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत क्या है? छनाई का सिद्धांत को निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेज अधिकारी क्या होते थे, कहते थे कि जो भारत में जो हिंदू जाति है उसमें जो उच्च जातियां हैं उनको पढ़ा दिया जाए। अगर उच्च जातियां पढ़ लेंगी तो धीरे धीरे करके जो छोटी जाति के लोग हैं उनको भी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि उच्च जाति का लोग जो है वो छोटी जाति को बता देगा। तो इस तरीके से छनाई का सिद्धांत है। जैसे मानते हैं पानी अगर एक छन्नी में भरो या फिर कुछ भी भरो, तो छनाई का मतलब क्या होता है कि भाई जब उसमें सामान भर दोगे कुछ तो नीचे गिरता रहेगा, फिर उससे नीचे यानी कि बूंद बूंद करके क्या हो जाएगा, सरकते सरकते समय पहुंच जाएगा। यानी उच्च वर्ग के व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो उच्च वर्ग के व्यक्ति नीचे को पढ़ाएंगे और नीचे वाला उसके नीचे को पढ़ाएगा। इस तरीके से छनाई के माध्यम से क्या होगा, वो पढ़ता हुआ चला जाएगा और जानकारी बढ़ जाएगी। सभी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा बताया। निस्यंदन का अर्थ क्या होता है? छानना या छनना। व्यापारियों की कंपनी होनी थी, चूंकि व्यापारी लोग कंपनी प्रशासन कर रहे थे तो व्यापारी ज्यादा बुद्धि लगाते हैं। व्यापारियों की कंपनी होने के नाते वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम खर्चा करना चाहते थे कि भारतीय जनता को कम से कम पैसा खर्च करके पढ़ाया जा सके। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन करके स्वयं ही निम्न वर्गों के पास पहुंच जाएगी, व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर मैथ्यू ने लिखा कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जन साधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था, यानी कि एक को मिल जाएगा तो बाकियों को भी मिलता रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1909 का भारत शासन अधिनियम के बारे में बताएं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रौलट एक्ट पारित किया था। भारत में इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हो, रौलट एक्ट का। इस एक्ट में पुलिस के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसे 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था। इससे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा भी दी थी। 1919 का अधिनियम था। देशव्यापी हड़ताल हुई, किचलू, महात्मा गांधी ये सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1919 का अधिनियम कर लिया। अनेक व्यक्ति मारे गए, सैकड़ों व्यक्ति घायल हुए। नागरिकों ने भी व्यापक हिंसा का आश्रय लिया। गोलीकांड की निंदा हेतु जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की। 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में नागरिकों की हत्या पुलिस के द्वारा की गई। इस तरीके से तमाम सारी हत्याएं हुई। तो ये सब 1919 का अधिनियम जो था वो बाद में जाकर के बनता है और इसमें बताएगा कि भैया आपको ऐसा किया जाएगा। ये सब प्रश्न आपके हो ही गए हैं। नील विद्रोह समझ लिए, प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह क्या है? बंगाल और बिहार में बहुत से अवकाश प्राप्त यूरोपियनों ने नील की खेती प्रारंभ कर दी थी। तो जो अवकाश प्राप्त जो यूरोपियन सैनिक थे उन्होंने नील की खेती करना शुरू कर दिया था। कहां पर भैया? यूरोप में। उनमें से कुछ अपनी भूमि पर खेती करते थे तो कुछ किसानों की भूमि पर ठेके पर भूमि ले लेते थे, यानी कि कहते कि भाई पैसा देकर के खेती ले लेती थी खेत किसानों के। किसानों और मजदूरों से उनका व्यवहार दासों जैसा था अंग्रेजों का। उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर वे किसानों की फसलों को जला देते थे। अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई काम करता था कोई व्यक्ति तो अंग्रेज लोग जो थे खेती को जला देते थे। उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते थे, उनके पशुओं को छीन लेते थे। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किसानों को संगठित कर लिया। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किसानों को क्या किया? इकट्ठा किया और खेती न करने के लिए तैयार कर लिया। धीरे धीरे करके यह आंदोलन 12 गांव में फैल चुका था। 1858 से 1860 ईस्वी में यह कई जिलों में फैल गया नील आंदोलन। किसानों ने उस समय तक नील की खेती से इनकार कर दिया जब तक उनको पर्याप्त सुविधाएं न दी जाए। 1960 में सरकार ने एक आयोग की गठन की घोषणा करी और परंतु उनकी सिफारिशों
सिफारिशें भी किसानों को स्वीकार नहीं हुई और नील की खेती बंगाल से नष्ट हो गई। इस तरीके से बंगाल में हुआ नील का विद्रोह, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चंपारण में गांधी। चंपारण के सत्याग्रह की बात की जाए तो यूरोपीय चंपारण के नील उत्पादक कृषकों का शोषण करते थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत कृषकों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में जरूरी मनमानी कीमतों पर देनी पड़ती थी, मतलब कि इतनी जरूरी मनमानी कीमतों पर देनी पड़ती थी अपनी भूमि को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, यानी कि कृषक इस मान लेते हैं, अगर आपके पास जो है जो भी खेत है मान लेते हैं आपके पास, तो उसका 3 यानी कि मान लेते 5 एकड़ जमीन है या 5 बीघा भी भूमि तो 5/20 कर लो आप इसको। 5 एकड़ में 5, 5 चौको 20, ठीक है, 3/4 भूमि। 3/4 भूमि ना, क्योंकि आपको जैसे कि इसका एक मतलब 3/4 भूमि आपको देनी पड़ती थी, तब इसके इतने भाग पर आपकी नील की खेती करनी पड़ती। इसी को तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। किसान अपने अपमान और शोषण सहने को तैयार नहीं था। महात्मा गांधी ने उनके आंदोलन का संचालन किया, अहिंसात्मक का सहयोग चलाने की शिक्षा दी। यह आंदोलन 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अंततः इनको अपने आंदोलन में सफलता मिलती महात्मा गांधी जी को। जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया और इस कानून के द्वारा नील उत्पादकों के द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी गई। जो नील की खेती करने वाले जो लोग थे, लगातार जो शोषण कर रहे थे, वो अब अधिक जो है कर नहीं ले पाएंगे और एक सामान्य कर पर ही खेती होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है, अगला है आपका 38 नंबर 28 नंबर प्रश्न, खेड़ा आंदोलन क्या है। तो खेड़ा आंदोलन की बात की तो खेड़ा के कृषकों ने बंबई सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन किया। खेड़ा एक स्थान है, तो वहीं पर खेड़ा के जो कृषक थे, जो खेती करने वाले लोग थे, उन्होंने बंबई सरकार के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन किया। सूखे के कारण किसान मालगुजारी की माफी की मांग कर रहे थे। सूखा पड़ा था चूंकि, तो मालगुजारी के लिए हमको इतना धन दे दिया जाए, माल मिल जाए, ताकि हम अपना गुजारा बसर कर सके, गुजर बसर कर सके। इसके लिए किसान लोग जो है सरकार से मालगुजारी के लिए कुछ मांग रहे थे, परंतु सरकार जो है इन लोगों की बातों को नहीं सुनी। सरकार की हठ धर्मिता देख करके गांधी जी ने किसानों से सत्याग्रह के लिए कहा और लगान ना देने की घोषणा करी। कहा कि अब लगान ही नहीं देंगे और सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, जो हमारे सत्य के लिए है उसकी हम आग्रह करेंगे, भाई हमको ये दीजिए, ठीक है, नहीं तो हम आपको लगान नहीं देंगे। जब हम लगान देते तो अगर हमारे पास कोई कम पड़ा है चीज तो हम आप उसको हमको देंगे जो राजकोष में रखा चीजें। यह आंदोलन 1919 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ी और इस तरीके से खेड़ा आंदोलन भी सफल करवाया महात्मा गांधी जी ने। चंपारण, खेड़ा, ये सब आंदोलन गांधी जी ने सफल करवाया। बात ध्यान रखिएगा। 1935 का अधिनियम, देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम काफी लंबा और जटिल था। इसमें 321 धाराएं, 10 परिशिष्ट थे। यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू हुआ। ठीक है, जबकि पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत का जो संविधान बना है वो कहीं ना कहीं पे इसी 1935 से बहुत अधिक प्रभावित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें ध्यान रखें। मार्लियामेंटो सुधार तो आप जानते ही 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु 1909 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसे मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा, ऐसे लिख सकते हैं आप। मार्लियामेंटो ये है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की अगर बात की तो ये कौन था बेटा, समझे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया था। उसके मालाबार तट पर पहुंचने के साथ ही साथ भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना का इतिहास आरंभ हो चुका था। तो इसकी नीति को शांति जल की नीति अथवा नीले सागर की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। उसका कहना था यह निश्चित रूप से जान लिया जाए कि जब तक हम समुद्र पर शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक भारत पर हमारा अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो तटीय दुर्ग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ऐसा कहा था किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की अगर बात की तो इस तरीके से उसने कहा था, और ये पुर्तगाली का सबसे प्रतापी व्यक्ति था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया और पूरे समुद्र वाले पर हिस्से पर पूरा कब्जा कर लिया था। ये जो अच्छा डच था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, मतलब कि ये डच कौन रहा, पुर्तगाली था, वास्को डी गामा के इधर से आया था। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इधर लेकर के व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा यानी स्कैनर,
उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे बच्चे से भी जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपका, जितने भी सब्जेक्ट आपका होता है बीए में 3rd सेमेस्टर में है आपका मेजर, माइनर, को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज आपका है, ठीक है, उसका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो उसका, चाहे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस हो उसका भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा मात्र 100 रुपए फीस में आपको लिए मिल जाएगा। और आपके लिए पूरी व्यवस्था कर देगी मात्र 100 रुपए में। जो बच्चे हमारे चाहते हैं कि गुरुजी हम 3rd और 4th का एक साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे लिए कोई छूट है क्या? बिल्कुल, 3rd और 4th का कोर्स जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसके लिए मात्र और मात्र 150 रुपए लगेंगे, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का फीस कितना है? 100 रुपए है, और 4th का कितना है? आपका 100 रुपए है। दोनों का फीस मिला लेंगे तो कितना बनेगा? 200 रुपए, लेकिन एक साथ देंगे तो कितना बचेगा? 150 रुपए। कितने की बचत हो रही? 50 रुपए की आपकी छूट चल रही, ठीक है। 50 रुपए आपको नहीं देने हैं, मात्र 150 रुपए में पूरा 3rd सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई हो जाएगी। जब तक पेपर नहीं हुए तब तक पढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट कोर्स, नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। 4th सेमेस्टर की बात की तो 4th सेमेस्टर की पूरी क्लास 6 महीने की आपको इसमें इंक्लूड मिलेगी 150 रुपए में, 3rd का पूरा और पूरी 4th सेमेस्टर की क्लास वगैरह सब कुछ मिल जाएगा मात्र इसी पैसे में। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, बात ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, जो भी आपका होगा सिलेबस उसके हिसाब से पढ़ाया जाता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।